बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैं डॉक्टर आफंदी से मालूम करने जा रहा हूं कि मैरी को हॉस्पिटल से छुट्टी क्यों दी गई है। वो डॉक्टर के चैम्बर में आया, फिर बोला, मैं फ्रांस से आया हूं और मिस मैरी के एक अजीज़ का पैगाम लाया हूं। काउंटर पर मालूम हुआ कल उसका ऑपरेशन हुआ था, आज छुट्टी हो गई। क्या मामूली ऑपरेशन था? नहीं, बहुत मेजर और सीरियस ऑपरेशन था। हम मिस मैरी को कभी छुट्टी ना देते, लेकिन मिस्टर पॉल उसे ज़बरदस्ती ले गए हैं। आपने हॉस्पिटल के कवानीन के खिलाफ मिस्टर पॉल की ज़िद कैसे मान ली? वो कदरे परेशान हुआ और सर झुकाकर बोला, मैं ये समझने से माजूर हूं कि उसकी ज़िद कैसे मान ली गई। मैंने इनकार किया था, लेकिन जाने कैसे बेख्तियार होकर उस मैरी को ले जाने की इजाज़त दे दी। मुझे तो यूं लगता है जैसे मुझ पर कोई जादू किया गया था। पारस ने उससे मुसाफहा करते हुए कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं उसे तलाश कर लूँगा, शुक्रिया। वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। लैला ने कहा, बेटे, डॉक्टर की सोच पढ़कर मालूम हो चुका है कि मैरी और पॉल दरअसल बारबरा और जेरी हॉक हैं। डॉक्टर उनकी असलियत नहीं जानता है, लेकिन मैंने ऑपरेशन की नोयत से हकीकत मालूम की है। ऑपरेशन की नोयत क्या है? क्या तुम्हें पता है कि बारबरा जिस्मानी एतबार से ना लड़की थी ना लड़का? मुझे इस बात का इल्म नहीं था। क्या ऑपरेशन के ज़रिए उसकी जिन्स तब्दील की गई है? हाँ, ऑपरेशन कामयाब रहा है। उसका इलाज जारी रहा तो वो मुकम्मल लड़की बन जाएगी। वो अस्पताल से बाहर आकर गार्डन में बैठ गया, फिर बोला, आप बारबरा और जेरी के मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम कर सकती हैं? लैला ने उसे शुरू से उनके हालात बताए और ये भी बताया कि वो चंद यहूदी रब्बी, ईसाई पादरी और नाम निहाद मुल्लाओं के ज़रिए एक नए मज़हब दीन इंसान की तबलीग कर रहे थे। उनका एक टेलीपैथी जानने वाला साथी रॉकी हडसन मेरे चंगुल में आ गया था। जेरी ने रॉकी को मार डाला ताकि उसके ज़रिए मैं उसके और बारबरा के दिमाग में ना पहुंच सकूं। फिर उन दोनों ने किसी अमल से अपनी आवाज़ और लहजे को बदल डाला। मुझे ये समझाना चाहा कि वो दोनों भी मर चुके हैं। फिर वो ताशकंद से भागकर समरकंद आ गए। पारस ने कहा, आसमान से गिरने वाले खजूर में अटकते हैं। वो दोनों बाप से बचकर बेटे के पास आकर अटकने आ गए हैं। बेटे, जेरी ने बारबरा को अस्पताल ले जाकर हमाकत की है, क्योंकि उस लड़की को सुबह शाम मेडिकल ट्रीटमेंट और तवज्जो की ज़रूरत है। अगर दिन रात इलाज की सहूलियात हासिल ना हुई तो केस बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है वो जहां भी मुझसे जाकर छुपेगा वहां किसी डॉक्टर से ज़रूर राबता रखेगा। उसे इलाज के लिए शहर ही में रहना पड़ेगा। हाँ, उसे बारबरा की बेहतरी के लिए ऐसा करना होगा। इस सिलसिले में एक और अहम बात है। बारबरा सर्द मिजाज थी, उसमें लड़कियों जैसे जज्बात ना थे और ना ही कभी लड़की बनना चाहती थी। फिर वो ऑपरेशन के लिए कैसे राज़ी हो गई? ये तब्दीली क्यों कबूल कर रही है? हो सकता है उसके ख्यालात बदल गए हों, वो खुशी से ये तब्दीली कबूल कर रही हो। जब पहली बार तुम्हारे पापा ने उसे ट्रैप किया था, तब से मैं उस लड़की के ख्यालात कई बार पढ़ चुकी हूँ। वो पत्थर है, टूटना जानती है, बदलना नहीं जानती। मुझे शुबा है कि उसके मिजाज को जबरन बदला गया है। शुबे की कोई तो वजह होगी। हाँ, बारबरा की तरह कभी जेरी भी हमारा मामूल था। मैंने उसके भी ख्यालात पढ़े हैं। वो बारबरा का दीवाना है। कई बार उसे ऑपरेशन कराने के लिए कह चुका है और ये सोचता भी रहा है कि ये सीधी तरह नहीं मानेगी तो मैं किसी हिकमत अमली से मुकम्मल लड़की बनाऊंगा। फिर आपका शुबा दुरुस्त हो सकता है। इस वक्त बारबरा दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगी। आपको उसका मौजूदा लहजा मालूम हो जाए तो आपको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। पहले तो ये मालूम करना होगा कि जेरी उसे कहाँ छुपाता फिर रहा है। वहाँ कोई बड़ा डॉक्टर ज़रूर जाएगा और शहर में बड़ा ऑपरेशन करने वाले और तब्दीली जिन्स के मामलात को ट्रीट करने वाले गिनती के चंद डॉक्टर होंगे। मैं अभी उनके नाम और पते मालूम करके आती हूँ। लैला फिर उस डॉक्टर के दिमाग में आई जिसने बारबरा का ऑपरेशन किया था और उसे दूसरे ही दिन हॉस्पिटल से ले जाने के बायस परेशान हो रहा था। लैला ने खामोशी से उसके ख्यालात पढ़कर 60 डॉक्टरों के नाम, पते और फ़ोन नंबर्स नोट कर लिए। फिर पारस के पास आकर कहा, चलो मैं नंबर बता रही हूँ, तुम यक्के बाद दीगरे सब डॉक्टरों की आवाज़ें सुनवाओ। उसने एक बूथ में आकर लैला के बताए हुए पहले डॉक्टर का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, वो मौजूद नहीं है, अभी चंद मिनट पहले ही अचानक कहीं गए हैं। पारस ने रिसीवर रखा। लैला उस बोलने वाले के ख्यालात पढ़ कर आई, फिर बोली, बेटे, तुमने जिसकी आवाज़ सुनाई है वो एक असिस्टेंट लेडी डॉक्टर थी। वो ये सोचकर हैरान और परेशान हो रही थी कि डॉक्टर मरीजों को देख रहा था, फिर अचानक ये कहकर चला गया कि असिस्टेंट बाकी मरीजों को देखे, उसे वापस आने में देर हो जाएगी।
अचानक उठकर जाने का मतलब ये हुआ कि जेरी उसके अंदर आकर उसे जबरन वहां से ले गया है। यही बात है। लेडी डॉक्टर की सोच बता रही है कि डॉक्टर ने जाने से कबल किसी से फ़ोन पर मुख्तसर सी बात की थी। साफ जाहिर है कि जेरी ने फ़ोन के ज़रिए उस डॉक्टर को ट्रैप किया है। जब तक वो डॉक्टर वापस नहीं आएगा आप लेडी डॉक्टर के ज़रिए उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगी। अभी सुन सकती हूँ। डॉक्टर के पास मोबाइल फ़ोन है, वो अपनी असिस्टेंट की कॉल सुन सकता है। मैं अभी आती हूँ। वो लेडी डॉक्टर के पास आई। वो एक मरीज़ा का मुआयना कर रही थी और उसके लिए सोच रही थी कि मरीज़ा को कौन कौन सी दवा लिख कर दी जाए। लैला ने उसके अंदर ये बात पैदा की कि वो डॉक्टर से इस सिलसिले में मशवरा करे। मशवरा किए बगैर सीनियर डॉक्टर के नुस्खे में तब्दीली करना मुनासिब नहीं। लेडी डॉक्टर ने कायल होकर फ़ोन के ज़रिए राबता किया। दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। असिस्टेंट ने मरीज़ा की दवाओं के मुतल्लिक मशवरा तलब किया। डॉक्टर ने नागवारी से कहा, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो और मेरी अदम मौजूदगी में पूरे एतमाद से नुस्खे लिखा करो। डॉक्टर ने राबता ख़त्म कर दिया। लैला खामोशी से उसके अंदर पहुंच गई। वो कार ड्राइव करता हुआ जा रहा था और ये नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है। ऐसी हालत में यही सोचा जा सकता था कि मंजिल सिर्फ जेरी को मालूम है। वो उसके अंदर खामोशी से मौजूद है और उसे मखसूस रास्तों से गुजार कर अपनी खुफिया पनाहगाह की तरफ ले जा रहा है। लैला ने सफ़ीर के पास आकर उसे एक कार फराहम करने के लिए कहा। उसे बताया कि पारस दारुशिफा के सामने है, गाड़ी वहां पहुंचाई जाए। फिर पारस से कहा, डॉक्टर सहरज़दा होकर ड्राइव करता जा रहा है, तुम्हारे लिए एक गाड़ी आ रही है, तुम काला दरिया की समत बढ़ते रहना, मैं अभी आकर डॉक्टर और जेरी की मंजिल बताऊंगी। वो फिर डॉक्टर के पास आ गई। वो गुमसुम स्टीयरिंग सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा था और नहीं समझ पा रहा था कि किन रास्तों से गुजर रहा है। लैला ने एक बार दरिया की लहरों का शोर सुना था और डॉक्टर को ऑक्ट्रॉय की रकम अदा करता पाया था, इसलिए समझ गई कि वो काला दरिया के पुल पर से गुजर रहा है। कोई पौन घंटे बाद लैला पारस के पास आई। वो भी अब कार ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, वो कब्रिस्तान शाह जिंदा के ढलान वाले हिस्से में कार से उतरा और पैदल चलता हुआ आगे बढ़ा। मेरी घड़ी के हिसाब से वो 15 मिनट तक चलता रहा, फिर एक खंडर नुमा इमारत में दाखिल हो गया। उसके ऊपरी हिस्से के एक शिकस्ता से कमरे में बारबरा एक बिस्तर पर पड़ी है। क्या आपने उसके ख्यालात पढ़े हैं? अभी पढ़ने जा रही हूँ। क्या वहाँ तक पहुँच जाओगे या मज़ीद रहनुमाई करूँ? नहीं अम्मी, आप बारबरा पर ध्यान दें। वो बारबरा के पास आ गई। डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था। जेरी ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया था। पहले तो डॉक्टर ने परेशान होकर उस शिकस्ता कमरे और मरीज़ा को देखा था और सोचने लगा था कि वहाँ कैसे पहुँच गया है। तब जेरी ने सोच के ज़रिए कहा था, डॉक्टर, सोचने में वक्त ज़ाया ना करो, अपनी परेशानी भूल कर मरीज़ा की परेशानियाँ दूर करो। अगर ये ज़िंदा ना रही तो तुम भी यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगे। उसने पूछा, मगर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इन तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा, पहले मरीज़ा को अटेंड करो। वो बारबरा का मुआयना करते हुए ऑपरेशन की नोयत मालूम करने लगा। वो उसके सवालात के जवाबात देती गई। ऐसे वक्त लैला उसके चोर ख्यालात पढ़ रही थी। बारबरा की सोच बता रही थी कि वो कुदरती तौर पर जैसी थी वैसा ही रहना चाहती थी, लेकिन जेरी के इसरार पर वो तब्दीली के लिए राज़ी हो गई थी। लैला ने उसकी सोच में सवाल किया, मैं तो अपने फ़ैसले कभी नहीं बदलती, फिर राज़ी कैसे हो गई? पता नहीं मैं पहली जैसी क्यों मुस्तकिल मिजाज नहीं रही। जेरी का हुक्म सुनते ही उसकी तामील करती हूँ और अपना फ़ैसला भूल जाती हूँ। बारबरा के इन ख्यालात से साफ जाहिर था कि जेरी ने बारबरा को भी धोखे से दिमागी तवानाई में मुब्तला किया होगा, फिर उसे तनवीमी अमल के ज़रिए अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया होगा। इस तरह वो ना चाहते हुए भी ऑपरेशन के मरहले से गुजरकर मुकम्मल लड़की बन गई थी। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद पूछा, तुम्हें मुकम्मल तवज्जो, इलाज और देखभाल की ज़रूरत है। ऐसे हालात में तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल में रहना चाहिए। कौन पागल का बच्चा तुम्हें इस खंडर में ले आया है? जेरी ने सोच के ज़रिए कहा, डॉक्टर, मैंने अहमकाना हरकत की है, लेकिन मैं मजबूर था। दुश्मन इस लड़की को अगवा करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ छुपा रहा हूँ। तुम इस सिलसिले में पुलिस से मदद ले सकते थे। तुम इन दुश्मनों से ज़्यादा दुश्मन हो। इस बेचारी को यहाँ लाकर केस बिगाड़ रहे हो, ये मर भी सकती है। नहीं डॉक्टर, ऐसा ना कहो, मैं इसे जी जान से चाहता हूँ, इसके लिए जान दे सकता हूँ। तुम कौन हो? सामने आकर बात क्यों नहीं करते? मैं इस जगह से बहुत दूर हूँ, मेरा तुम्हारा राबता सिर्फ टेलीपैथी के ज़रिए रहेगा। क्या तुम भी दुश्मनों से छुप रहे हो? हाँ, मजबूरी है। फॉर गुडनेस सेक, इस लड़की को ना छुपाओ, फ़ौरन मेरे हस्पताल पहुँचाओ। मैं वादा करता हूँ कि इसके कमरे के बाहर और वार्ड में पुलिस का सख्त पहरा रहेगा।
डॉक्टर मेरी तरह दुश्मन भी टेलीपैथी जानते हैं। वो फौलादी पहरा तोड़ कर इसे ले जाएंगे तो मुर्दा लड़की हाथ लगेगी। तुम इसे अस्पताल नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारे हिस्से में भी इसकी लाश आएगी। ये लड़की सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में जिंदा रह सकती है। लैला ने पारस के पास आकर कहा, बेटे अभी उधर ना जाओ। वो गाड़ी रोक कर बोला, क्या बात हो गई? मैं कब्रिस्तान शाह जिंदा के सामने पहुंच गया हूँ। अपनी गाड़ी किसी दूसरे हिस्से में ले जाओ, वरना डॉक्टर की गाड़ी के करीब तुम्हारी गाड़ी देखकर जेरी को ताकुब का शुबा होगा। वो कब्रिस्तान दूर तक फैला हुआ था और पहाड़ी की ढलान पर था। पारस गाड़ी को दूसरी समत ले जाने लगा। लैला ने कहा, जेरी वहाँ मौजूद नहीं है, उसके आलाकार हो सकते हैं। डॉक्टर उसे कायल कर रहा है कि बारबरा को फौरन अस्पताल पहुंचाए, वरना वो जिंदा नहीं रहेगी। क्या जेरी कायल हो जाएगा? नहीं होगा तो उसे बारबरा की लाश ही मिलेगी। वो दीवाना है, उसे मरने नहीं देगा। वो एक तरफ गाड़ी रोक कर बाहर निकला, फिर कीमती पत्थरों और खूबसूरत नक्शो निगार से तैयार करदा मज़ारों के दरमियान से गुजरता हुआ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से की तरफ जाने लगा। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्माज़ाद हज़रत किस्म या कासिम इब्ने अब्बास 677 ईस्वी में यहाँ दफन किए गए थे। उनके तमाम अजीज़ व अकारिब की कब्रें यहाँ हैं। ये भी रिवायत है कि हज़रत कासिम इब्ने अब्बास नमाज अदा कर रहे थे और ऐसे ही वक्त दुश्मनों ने उनका सर तन से जुदा कर दिया था। हज़रत अपना कटा हुआ सर अपने हाथों में लिए हुए मस्जिद की शक होने वाली मेहराब में गायब हो गए थे, इसलिए उन्हें शाह जिंदा कहा जाता है और वो कब्रिस्तान उन्हीं के नाम से मौसूम है। पारस ने पहाड़ी की बुलंदी से देखा, 2 आदमी एक स्ट्रेचर उठाए एक खंडरनुमा इमारत से निकल रहे थे। लैला ने आकर कहा, वो बारबरा को ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि उसे दारुशिफा में ही पहुंचाया जाए, क्योंकि उसका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आफंदी बारबरा के पेचीदा केस की अच्छी तरह स्टडी कर चुका है। जेरी के 2 आलाकार उसे दारुशिफा ले जा रहे हैं। अम्मी, जब जेरी उसका इतना ही दीवाना है कि उसकी सलामती के लिए उसे खुलेआम अस्पताल पहुंचा रहा है, तो वो अपनी महबूबा से दूर नहीं रहेगा। हो सकता है वो कहीं करीब ही रहकर बारबरा की निगरानी कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि स्ट्रेचर लेकर जाने वाले 2 आदमियों में से एक वो खुद हो। उन दोनों ने स्ट्रेचर को गाड़ी के पिछले हिस्से में रख दिया था। एक ड्राइविंग सीट पर गया था और दूसरा बारबरा के स्ट्रेचर के पास बैठ गया था। डॉक्टर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था। बारबरा की गाड़ी भी उसके पीछे चल पड़ी थी। पारस ढलान पर दौड़ता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। वैसे खास जल्दी भी नहीं थी। ये मालूम हो चुका था कि उसे दारुशिफा ले जाया जा रहा है। सिर्फ ये मालूम करना था कि उन 2 में से कोई एक जेरी है या नहीं। जेरी मुझसे बहुत खौफजदा था। मेरी मालूमात के दायरे से निकल जाने के लिए उसने अपने साथी रॉकी हडसन को कत्ल किया था, ताकि मुझे कभी ना मालूम हो सके कि वो बारबरा के साथ कहाँ गुम हो गया है। लेकिन अपनी आवाज़ और लहजा बदलने के बावजूद ये दहशत बाकी थी कि मैं कहीं उनके करीब ही हूँ। अगर ये मालूम हो जाता कि पारस ने उसे ताड़ लिया है तो शायद वो दहशत से मर जाता। अभी वो पारस को महज एक फ्रांसीसी ऑफिसर समझ रहा था और शुबा कर रहा था कि उस अफसर का ताल्लुक फरहाद अली तैमूर से हो सकता है, या वो अफसर ताशकंद में फरहाद तक ये खबर पहुंचा सकता है कि समरकंद में एक टेलीपैथी जानने वाला है जो फ्रांसीसी अफसर के जासूस मुलाजिम को जख्मी करके भाग गया और उस भागने वाले की महबूबा दारुशिफा में है। इन हालात को समझते हुए वो बारबरा से दूर था, दारुशिफा के करीब नहीं गया था। बारबरा और डॉक्टर आफंदी के दिमागों में रहकर ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि हम उसकी महबूबा तक पहुंच रहे हैं या नहीं। लैला ने बारबरा के पास पहुंचकर खुद को जाहिर नहीं किया। पारस भी उनसे दूर ही था। उनकी ये दूरी और खामोशी जेरी को एक तरफ मुतमईन कर रही थी कि दुश्मन उससे और बारबरा से बेखबर हैं, दूसरी तरफ अंदेशे थे कि गहरी खामोशी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। फिर जेरी को यहूदी रब्बी ने इतला दी थी कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाली उसके दिमाग में आई थी। ये और ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी। रब्बी ने बताया कि वो दीन इंसान के तीनों ख्याल ख्वानी करने वालों के मुतल्लिक पूछ रही थी, यानी उसे ये नहीं मालूम था कि फरहाद की वजह से रॉकी हडसन मारा गया है और जेरी और बारबरा रूपोश हो गए हैं। जेरी ने रब्बी से कहा, इससे जाहिर होता है कि उस ख्याल ख्वानी करने वाली का ताल्लुक फरहाद से नहीं है। वो दोबारा आए तो मुझे मोबाइल फ़ोन पर इतला देना। मैं उससे फ़ोन के ज़रिए या तुम्हारे दिमाग में आकर गुफ्तगू करूँगा। हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन है और क्या चाहती है। फिर उसी शाम दीन इंसान के पादरी ने फ़ोन पर इतला दी कि वो ख्याल ख्वानी करने वाली मौजूद है। जेरी फ़ोन बंद करके पादरी के दिमाग में पहुंचा, फिर बोला, हेलो, मैं जेरी हूँ।
मेरे मुर्दा बनकर रहने का मंसूबा नाकाम रहा है। फरहाद से छुपना बहुत महाल है। वो बोली, ऐसा भी महाल नहीं, मैं कामयाबी से छुप कर रहती हूँ, वो मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। तुम कौन हो? मेरा नाम दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मालूम है। मुझे मरीना डी फोंजा कहते हैं। ओ मरीना, ये तुम हो? तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी के सामने ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स वगैरह मिट गए। फरहाद तुम्हें बेटी बनाकर भी अपना ताबेदार ना बना सका। तुम तो फौलाद हो, फौलाद। मुझे ऐसा समझते हो तो मुझसे दोस्ती करो। जिस फरहाद से खौफजदा होकर छुपते फिर रहे हो, मैं उसके खिलाफ एक मजबूत महाज बना रही हूँ। जो मेरी टीम में आता है उसकी खुशकिस्मती ये होती है कि वो हमेशा के लिए फरहाद की दुश्मनी से महफूज हो जाता है। मैंने यहाँ दीन इस्लाम के खिलाफ एक नई मजहबी तंजीम बनाई थी, मुझे उसमें नाकामी। वो बात काट कर बोली, मुझे मालूम हो चुका है, हम सब नाकामी का मुंह उस वक्त तक देखते रहेंगे जब तक फरहाद की फैमिली की तरह हमारे दरमियान भी मजबूत इत्तेहाद नहीं होगा। तुम दुरुस्त कहती हो, मैं खुद को बहुत तन्हा और बेयारो मददगार पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे मजबूत सहारे की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें खुशामदीद कह रही हूँ। मुझे अपनी मुश्किलात बताओ, मैं इनका हल बताऊंगी। वो बताने लगा कि 4 उज़्बेक मुसलमान उसके पीछे पड़ गए थे। वो 2 को कत्ल करके अपनी जान बचाता हुआ एक कॉटेज में पनाह लेने गया तो वहाँ एक पुरस्कार नौजवान मिला। उसके जासूस मुलाजिम से मालूम हुआ कि वो फ्रांस का एक आला अफसर है, लेकिन वो योगा का माहिर है। मैं एक बार उसके दिमाग में गया तो अफसर ने ज़रा इंतज़ार किया जैसे कोड वर्ड सुनना चाहता हो, फिर उसने सांस रोक ली। इससे जाहिर हो गया कि उसे अपने दिमाग में किसी टेलीपैथी जानने वाले का इंतज़ार था। मरीना ने कहा, इतनी लंबी बातें ना करो, उस नौजवान का हुलिया और गुफ्तगू का अंदाज़ बताओ। गुफ्तगू का अंदाज़ क्या बताऊं? वो तो अजीबो गरीब है, अपने पास हथियार नहीं रखता। बातों के ज़रिए उन 2 उज़्बेक मुसलमानों को अपने कॉटेज से 40 कदम दूर पहुंचाया और मेरी जान बचाई। सुनो, ये फरहाद, सोनिया, पारस और अली तैमूर की पहचान है कि वो कभी अपने पास हथियार नहीं रखते। अब एक सवाल का जवाब खूब सोच समझ कर देना। क्या उस नौजवान की पलकें साकित रहती हैं या वो पलकें झपकता है? वो चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं उससे मिलने के बाद ये सोचकर उलझता रहा कि उसमें कोई अजीब सी बात है जो दूसरों में देखी नहीं गई। अब याद आ रहा है कि वो पलकें नहीं झपकता था और मैं बातों के दौरान उससे ज़्यादा नज़रें नहीं मिला सकता था। मेरी नज़रें झुक जाती थीं। मैं समझ गई, वो बहुत ही ख़तरनाक जहरीला सांप है। उसे फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस कहते हैं। ओ माय गॉड, मुझसे कितनी बड़ी हमाकत हुई थी। मैं पारस के कॉटेज में पनाह लेने गया था। उसकी जहरीली आंखों ने और मेरी छठी हिस्स ने खतरे का एहसास दिलाया और मैं भाग आया, वरना अब तक मैं मर चुका होता या फरहाद का गुलाम बन जाता। एक बार बच गए हो, यूं ही तन्हा रहोगे तो बार बार नहीं बच सकोगे। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मुझ पर भरोसा करो और मुझे अपने दिमाग में आने दो। याद रखो, जहां मैं आती हूं वहां फरहाद कभी नहीं आता। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में आना क्या ज़रूरी है? हम इसी तरह किसी आलाकार के दिमाग में मिल लिया करेंगे। मैं सिर्फ उससे मिलती हूँ और उसे दोस्त बनाती हूँ जो मुझ पर भरोसा करता है और अपना जहन मेरे हवाले कर देता है। साफ लफ्ज़ों में ये क्यों नहीं कहती कि मुझे अपना मामूल बनाओगी और सीधी बारबरा के दिमाग में पहुँचोगी? तुम बारबरा के मौजूदा लहजे को नहीं पहचानती हो, इसलिए मुझे अपना ताबेदार बनाना चाहती हो। तुम तमाम टेलीपैथी जानने वालों के मुकद्दर में ग़ुलामी लिखी है। जो मेरा ताबेदार नहीं बनेगा वो जल्द या बदेर फरहाद का ग़ुलाम बन जाएगा। जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ऐसा वक्त आ चुका है जेरी, ज़रा अक्ल से सोचो और समझो। क्या फरहाद का बेटा इतना नादान है कि तुम भागोगे और वो तुम पर नज़र नहीं रखेगा? अगर तुम अब तक आज़ाद हो तो इसका मतलब ये है कि बाप बेटे ने कोई ऐसी जगह बना ली है जहाँ से वो मुतमईन होकर चुपचाप तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। मरीना की ये बात दिल को लगी। वो परेशान होकर बोला, हाँ, बारबरा बीमार है, उसका दिमाग खुली किताब की तरह है। कोई भी उसके अंदर रहकर मुझे ट्रैप करने के लिए इंतज़ार कर सकता है। लेकिन वो फिर सोच में पड़ गया। मरीना ने कहा, जब बारबरा का दिमाग खुली किताब बन चुका है तो लेकिन की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन फरहाद को कैसे मालूम होगा कि मैंने उसे इलाज के लिए कहाँ छुपाया है? और पारस को ये कैसे मालूम होगा कि मैं जेरी हूँ और मेरी महबूबा का नाम बारबरा है? जब मालूम हो जाएगा तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे और वो ऐसा बुरा वक्त होगा कि मैं भी तुम्हें फरहाद से नहीं बचा सकूंगी। जिस तरह तुम उसके दीवाने हो उसी तरह पारस मेरा दीवाना है। 15 मिनट के बाद बारबरा के पास आओ, वहां मैं मिलूंगी। वो नागवारी से बोला। पारस का बाप भी बारबरा की मौजूदा आवाज़ और लहजे को नहीं पहचानता।
तुम उनके ज़रिए क़यामत तक उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकोगी। तुम बहुत मगरूर हो गई हो, मुझे गुलाम बनाना चाहती हो। मैं थूकता हूँ तुम्हारी दोस्ती पर। उसे जवाब नहीं मिला। उसने मुखातिब किया, मरीना, मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। अपने दिमाग से गुरूर के कीड़े निकाल कर मेरे पास आओ। खामोश क्यों हो, जवाब दो। उसे फिर जवाब नहीं मिला। मरीना वहाँ से चली आई थी और सोच रही थी, पारस के पास जाकर उसे मोहब्बत से बहलाना फुसलाना चाहिए। वो ज़रूर जानता होगा कि बारबरा कहाँ है। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर किसी रुकावट के बगैर पारस के दिमाग में पहुँच गई। उसने सांस नहीं रोकी। मुकद्दर ने मरीना का साथ दिया था। वहाँ लैला पहले से मौजूद थी, इसलिए पारस ने मरीना की सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। यूं उसके नसीब से काम आसान हो गया। वो उसकी लाइल्मी में चोर ख्यालात के ज़रिए मालूम करने लगी कि बारबरा किस हॉस्पिटल में है और किस डॉक्टर के ज़ेरे इलाज है। अगर वो ये सारी बातें पारस को मुखातिब करके पूछती तो वो शायद ना बताता, उसे ज़्यादा देर अपने दिमाग में भी रहने ना देता। लैला उस वक्त कह रही थी, बेटे मैं जा रही हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगी। लैला से पहले ही वो दिमाग से निकल आई ताकि पारस को उसकी मौजूदगी का इल्म ना हो। उसने टेलीफोन इंक्वायरी से समरकंद के डॉक्टर आफंदी का फ़ोन नंबर मालूम किया। उस नंबर के ज़रिए राबता करके आफंदी की आवाज़ सुनी, फिर उसके ज़रिए बारबरा तक पहुँच गई। वहाँ जेरी कह रहा था, बारबरा, हमारे सितारे गर्दिश में हैं। एक तरफ फरहाद अज़ाबे जाँ बना हुआ है, दूसरी तरफ मरीना मुझे चैलेंज कर रही है। कह रही थी 15 मिनट में तुम्हारे अंदर पहुँचेगी। वो बहुत लंबे दावे करने लगी है। मरीना ने कहा, क्या दावा गलत है? घड़ी देखो, ठीक 15 मिनट में मैं आ गई हूँ। वो एकदम से बौखला कर बोला, तो तुम मरीना, ये तुम हो? तुम कैसे आ गई? ऐसे आई हूँ जैसे सितारे गर्दिश में आते हैं। क्यों बारबरा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैंने तुम्हारे यार को समझाया था कि मुझ पर भरोसा करे, मेरा ताबेदार बन जाए, लेकिन बारबरा ने बात काट कर कहा, मरीना प्लीज़ जेरी को मेरा यार ना कहो। मैं ये सोच सोच कर परेशान होती हूँ कि आखिर क्यों उसके अहकामात की तामील करने लगती हूँ। मैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुकम्मल लड़की बन गई हूँ। इन बातों से साफ ज़ाहिर है कि इसने तुम्हें अपनी मामूला बना रखा है। मेरी अकल भी यही समझाती है कि इसने मुझे मुकम्मल लड़की बनाकर हासिल करने के लिए ही ऐसी कोई चाल चली है। मैं इसके ख़िलाफ़ सोचती हूँ, लेकिन इससे नफ़रत नहीं करती। आखिर इसकी मामूला हूँ, कैसे नफ़रत कर सकती हूँ? तुम्हारी पूरी रुदाद समझ में आ गई है। मैं तुम्हें एक लड़की की हैसियत से इसकी हवस का शिकार नहीं होने दूंगी। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस कमबख्त को तुम्हारे दिमाग में आने से हमेशा के लिए रोक दूंगी। वो बोला, मरीना, मैं तुम्हारी जहानत और सलाहियतों का कायल हो गया हूँ। प्लीज़ मुझे दुश्मन ना समझो। अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हारा ताबेदार बन जाऊँगा। बोलो, क्या शर्त है? उसी पादरी के दिमाग में चलो। वो दोनों फिर पादरी के अंदर आए। वो बोला, क्या बात है? जेरी ने कहा, तुम खामोश रहो। मैं मरीना से बात कर रहा हूँ और उससे कह रहा हूँ कि वो बारबरा को मेरी रहने दे, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भर दे। मैं उसे हासिल करने की खातिर अपनी आज़ादी दाव पर लगा दूंगा और मरीना तुम्हारा ताबेदार बन जाऊंगा। अगर मैं मजबूर होती तो बारबरा को तुम्हारी झोली में डालकर तुम्हें अपना गुलाम बना लेती, लेकिन मैं चंद घंटों में कोई शर्त तस्लीम किए बगैर तुम्हारे अंदर पहुंच जाऊंगी। जाओ और मुझसे छुपने की हर मुमकिन तदबीर करते रहो। वो चली गई। जेरी उसे आवाज़ें देता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो कमज़ोर और बुज़दिल नहीं था, तन्हा हालात का मुकाबला कर सकता था, लेकिन मेरा खौफ बुरी तरह हावी था। अक्ल उसे समझा रही थी कि ऐसे वक्त उसे कोई मजबूत सहारा हासिल करना चाहिए, ऐसा सहारा जो फरहाद से ज़्यादा मजबूत हो। वो खौफ और परेशानी से सोच रहा था, अब फरहाद और मरीना के मुकाबले में महफूज रहने का एक और सहारा था, और वो था जॉन लेम्बोडा। ये अच्छी तरह मालूम था कि जॉन लेम्बोडा भी उसे अपना मातहत बना कर रखेगा, लेकिन ये मातहती अपने वतन अमेरिका के लिए भी होगी। फरहाद और मरीना का गुलाम बनने से बेहतर है कि अपने अमेरिका की खातिर जॉन लेम्बोडा का ताबेदार बन जाए। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर लेम्बोडा के पास आकर कहा, सांस ना रोकना, मैं एक गुमशुदा टेलीपैथी जानने वाला जेरी हॉक हूँ। नाइब सुपरमास्टर के दिमाग में आओ। ये कहकर लेम्बोडा ने सांस रोक ली। जेरी उसके दिमाग से निकलकर नाइब सुपरमास्टर के पास आया, फिर बोला, मैं तुम्हारे दिमाग में मिस्टर जॉन लेम्बोडा से बातें कर रहा हूँ। लेम्बोडा ने कहा, मैं मौजूद हूँ, बोलो। सर, आप जानते हैं मैं इब्तदा में ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट का मातहत था, फिर फरहाद ने मुझे और बारबरा को असीर कर लिया था। मैं जानता हूँ, आगे बोलो। फरहाद कुछ अरसे से हमसे गाफिल हो गया था, हमें उससे निजात हासिल करने का मौका मिल गया।
ہم نے ازبیکستان میں اسلام کا زور کم کرنے کے لیے ایک نئے دین انسان کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، لیکن بری طرح ناکامی ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا راکی مارا گیا ہے، باربرا ہسپتال میں ہے۔ فرحاد اور مرینا نے اس کے دماغ میں جگہ بنا لی ہے اور اب مجھے پھانسنے کی فکر میں ہے۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تحفظ اور سلامتی چاہتا ہوں۔ فرحاد اور مرینا بھی تمہیں پناہ دے سکتے ہیں، وہ مجھے غلام بنا لیں گے، میں بھی تمہیں اپنا ماتحت بنا کر رکھوں گا۔ مجھے اپنے ملک اور اپنی قوم کی خاطر آپ کی ماتحتی قبول ہے۔ شاباش، وطن کی محبت میں آئے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بتاؤ مجھے کب تنویمی عمل کرنے دو گے؟ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ سے ایک مہربانی چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ہر خواہش، ہر مطالبہ پورا کروں گا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ میں باربرا کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ مجھے جہاں تک یاد ہے باربرا مکمل لڑکی نہیں ہے، اس کا آپریشن ہو چکا ہے، وہ لڑکی بن چکی ہے۔ میں اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اچھا، تو وہ اس لیے ہاسپٹل میں ہے اور اس کا دماغ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے کھل گیا ہے۔ یہی پرابلم ہے سر، فرحاد یا مرینا اسے اپنا تابعدار بنائیں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ فی الحال تم ان سے دور رہو، ہو سکے تو چار دیواری سے باہر نہ نکلو، کسی سے فون پر بھی رابطہ نہ کرو۔ ابھی میں تمہارے پاس آتا ہوں، تم مجھے باربرا کے پاس پہنچاؤ۔ وہ جیری کے اندر چلا آیا۔ جیری نے کہا، سر میں کسی سے رابطہ نہیں رکھوں گا، لیکن باربرا کی خیریت معلوم کیے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، تم خاموشی سے خیریت معلوم کرنے اس کے پاس جاؤ گے اور خاموشی سے آؤ گے۔ اگر کوئی حماقت کرو گے اور اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ گے تو مرینا اور فرحاد تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے لیمبوڈا کو باربرا کے پاس پہنچا دیا۔ باربرا کا دماغ لیلا، مرینا اور لیمبوڈا کا اکھاڑا بن گیا تھا۔ تینوں وہاں تھے اور تینوں خاموش رہتے تھے۔ فی الحال اسے چھیڑنے سے، یعنی اپنی معمولہ بنانے کی کوشش کرنے سے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھتی۔ اس کی جسمانی اور دماغی صحت پر بہت برا اثر پڑتا۔ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، سبھی اس کی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جان لیمبوڈا نے پہلی بار وہاں جا کر خاموشی دیکھی، دوسری بار آ کر کہا، ہیلو باربرا، میں لیمبوڈا بول رہا ہوں۔ تمہیں شاید معلوم ہو کہ تمہارے اندر مرینا اور فرحاد بھی آتے ہیں۔ لیلا نے کہا، فرحاد نہیں، میں آتی ہوں، مجھے مسز لیلا فرحاد کہتے ہیں۔ میں پہلی بار بیگم فرحاد کی سوچ کی لہروں کو سن رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ کیوں مرینا، تم کچھ نہیں بولو گی؟ مرینا نے کہا، اپنی موجودگی ظاہر کر رہی ہوں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں باربرا کے معاملے میں کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ لیلا نے پوچھا، اس لڑکی کا انجام کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو حاصل کرنے میں ناکام رہے گا وہ اسے مار ڈالے گا تاکہ یہ دشمن کے کام نہ آ سکے۔ لیمبوڈا نے پوچھا، کیا تم اسے مار ڈالو گی؟ لیلا نے جواب دیا، جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے ہم اسے نہیں چھوڑتے، لیکن باربرا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی تو ہم کچھ نہیں کھوئیں گے، کیونکہ اس کی ٹیلی پیتھی ہماری پیداوار نہیں ہے، تمہاری پیداوار ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ سے نکلے گی تو تم نقصان برداشت نہیں کرو گے، اسی طرح مرینا بھی برداشت نہیں کرے گی، تم دونوں اسے قتل کرنا چاہو گے۔ مرینا نے کہا، اگر تم قتل نہیں کرو گی اور تمہیں اسے حاصل کرنے کا نہ دکھ ہوگا تو پھر یہاں سے چلی جاؤ، یہ تمہیں نہیں ملے گی۔ میں اسے حاصل کرنے نہیں آئی ہوں، اسے تم دونوں کی کم ظرفی سے بچانے کے لیے موجود ہوں۔ لیمبوڈا نے کہا، بھائی میں بہت کم ظرف ہوں، میری ٹرانسفارمر مشین سے پیدا کی ہوئی باربرا مجھے نہیں ملے گی تو میں اسے ختم کر کے مشین کے ذریعے دوسری باربرا پیدا کر لوں گا۔ باربرا نے نقاہت سے کہا، کیا ضروری ہے کہ تم سب جو سوچ رہے ہو وہ ہو جائے اور جو نہیں سوچ رہے وہ نہ ہو؟ کیا تقدیر تمہارے سوچنے سے بنتی ہے اور تمہارے سوچنے سے بگڑتی ہے؟ مرینا نے کہا، تم ہماری ٹیلی پیتھی کی ٹھوکروں میں ہو، اس لیے تم نہ بولو۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں ٹھوکروں میں ہوں، کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ میری سوچ کے لہجے میں توانائی ہے؟ ہاں، توانائی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک بڑے آپریشن کے بعد اس قدر کمزور ہو چکی ہو کہ ہفتوں اور مہینوں ہمیں اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکو گی، تو پھر باہر جاؤ۔ یہ کہتے ہی باربرا نے سانس روک لی۔ لیلا، مرینا اور لیمبوڈا اس کے دماغ سے باہر نکل آئے۔ جیری بھی چھپا ہوا تھا، وہ بھی وہاں سے نکل آیا۔ سبھی شدید حیرانی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات انتہائی حیران کن تھی کہ بہت بڑے آپریشن کے نتیجے میں کمزور ہو جانے والی لڑکی نے بڑی توانائی سے سانس روک لی تھی۔ وہ چاروں پھر اس کے دماغ میں گئے، وہ سانس لے رہی تھی۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی اس نے پھر سانس روک لی۔ دوبارہ اس کے اندر سے باہر نکل کر آنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا
کہ ایک بے حد کمزور لڑکی یہ معجزہ دکھا رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ چاروں ڈاکٹر آفندی کے پاس آئے، اسے دوڑاتے ہوئے باربرا کے کمرے کے سامنے لے آئے۔ دروازہ بند تھا۔ لیمبوڈا نے ڈاکٹر کے ذریعے دستک دیتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو، اندر کون ہے؟ پھر ایک نیا انکشاف ہوا کہ باربرا صرف سانس ہی نہیں روکتی، خیال خوانی کی پرواز بھی کرتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے دماغ میں آ کر بولی، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا ہے، تنہائی چاہتی ہوں، پلیز ڈاکٹر، آپ صرف معائنے کے وقت تشریف لایا کریں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔